नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीओ के पेपर को सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि बीओ का पेपर सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया और खैर अब पेपर सॉल्व हो गया पूरा। आप लोग अपने प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिला लीजिए और जितना भी आपका स्कोर होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि इसका कट ऑफ निकालने की कोशिश की जा सके। तो सबसे पहला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का कितना होता है? तो ये होता है 93.03। ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दो सूची दी गई, इनको सुमेलित करना है। तो उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है, यानी कि 3 वाला ऑप्शन इसके सामने आएगा। ए के सामने 3 आएगा। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार जो आता है वो किस में आता है? अनुच्छेद 21 का में आता है। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे देखिए 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से जो सही कथन है वो है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे पशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान करता है? तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है। तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक तर्क सत्य है? देखिए, इस तरह के प्रश्न के कभी कभी 2 उत्तर होते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल इसका उत्तर है वो है इसका, इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। दोस्तों, चौथा प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। चौथा प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदान करता है? तो जो चौथे का आंसर होगा ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इसका दिया गया है। इसका यही ऑप्शन सही मानिए और इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट कीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। 6 प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सूची दी गई है और इसको मैच करवाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर, उसका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 7वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो ये जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे कौन सा आएगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका सही उत्तर जो निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 28 आएगा यहाँ पे। 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वें प्रश्न में देखिए संबंध दिया गया है और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा बी, बहु का। 9वें प्रश्न पे रीजनिंग का प्रश्न है। 9वें प्रश्न पे इसका सही उत्तर आएगा डी, नवंबर। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 10वें प्रश्न का उत्तर होगा बी, 13। 13 अगर आपने किया है तो आपका सही है। 11वें प्रश्न पे आते हैं। 11वें प्रश्न पे लिखा है रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है? विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता 12वें का आंसर है ए, कोनेरू हम्पी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? ऑपरेशन वनीला करंट का क्वेश्चन है। मेडागास्कर, ऑप्शन सी 14वें का सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देश की अध्यक्षता जापान से प्रारंभ की? G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्रारंभ किस देश ने की? तो ये 15वां प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे 2 सूची दी गई हैं, इनको मैच कराना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका मैच कराने के बाद ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी में आप देख लीजिए जो चमेरा है वो जलीय ऊर्जा है और
ग्वाल पहाड़ी जो है वो सौर ऊर्जा है। तो इस तरह से बाकी भी हैं, इनको मैच करा लीजिएगा आप। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17। इसमें दो कथन दिए गए हैं, ए और आर वाले। तो इसमें बताना होता है कि कौन सा इसमें सही होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ए मतलब कथन ये जो है ये गलत है, लेकिन ये जो आर दिया गया, कारण दिया गया, ये सही दिया गया है। देश में कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। ये सही है, लेकिन जो कुल भंडारण दिया गया है वो गलत दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 की जनगणना में रखता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जनसंख्या के स्थान से द्वितीय है, लेकिन क्षेत्रफल के स्थान से तीसरे नंबर पे आता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19। यहाँ पे भी आपको मैच करवाना है और इसका जो सही मैच आएगा वो ऑप्शन बी से आएगा। बी से देखिए, जरवा कहाँ की जनजाति है? अंडमान निकोबार की है। और कुकी कहाँ की जनजाति है? कुकी जो है मध्य प्रदेश की है। थारू कहाँ की है? ऑप्शन सी का थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति है। गोंड मणिपुर की जनजाति है। तो इस तरह से यह मैच हो गया। 20वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे भी मैच कराना है। जैव आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और भारत के राज्य दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे होगा? क्योंकि ए नोकरेक दिया गया है। तो नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। मानस कहाँ पे है? मानस केरल में है। और सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। अगस्तमलाई कहाँ पे है? डी। वो अगस्तमलाई जो है वो अगस्तमलाई जो है इसका केरल में है। तो इस तरह से इसका जो मैच आएगा वो ऑप्शन सी पे आएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये नगरीकरण के दो कथन दिए गए हैं, इसमें से सही क्या है? इसका सही है ऑप्शन बी। केवल 2 इसका सही है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती थी, जो कि गलत है। प्रथम श्रेणी नगरों में कम लोग निवास करते हैं, ये आपको भी मालूम होगा, क्योंकि प्रथम श्रेणी नगरों की संख्या ही कम है। 22वें प्रश्न पे आते हैं। 22वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? 22वें प्रश्न में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि 100 बालिकाओं की गणना की जाए तो उसमें कितने बालक, 100 बालिकाओं पर कितने बालक हैं? सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। 23वें प्रश्न पे आ जाते हैं और इसमें देखते हैं क्या लिखा है। शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जल की हानि होती है शरीर से, वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है वातावरण के तापमान पर और वातावरण की नमी पर। तो जो यहाँ पे दिया गया केवल वातावरण, तो केवल शब्द यहाँ से हटा दीजिए। दोनों ऑप्शन सही है। वातावरण का ताप भी है, वातावरण की नमी है। ह्यूमिडिटी से पसीना आता है, तापमान से भी पसीना आता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 23वें प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। 24वें प्रश्न पे आते हैं। 24वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो ये प्रश्न देखिए, इसमें कौन सा सही होगा आपका? इसमें सही होगा मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है, या लाल रंग का होता है, या फेफड़ों की से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, या कुछ अम्लीय होता है, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि यह अम्लीय होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ये उसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है?
तो 26वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो है मधुमेह, यानी कि डायबिटिक लोगों के लिए लाभदायक होता है कि ये जो टेस्ट होता है HbA1c, ये डायबिटीज़ के लोगों का एक टेस्ट होता है जिसमें 3 महीने का एवरेज डायबिटीज़ का लेवल ये बताता है। ये टेस्ट HbA1c डायबिटिक पेशेंट करवाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं और इन 4 पॉइंट में से कौन कौन से सही हैं? एक सही है देश की रक्षा करना, भारतीय संविधान में कर्तव्य में है। और इसमें जो है दूसरा है ये हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, ये भी सही है इसमें। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो 27वें प्रश्न का उत्तर जो है आपका ये डी है। 28 में भी यही चीज़ दी गई है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है और इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर देखिए ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये सही है, कथन गलत है और कारण सही है। क्यों सही है आप इसको देखिए। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये तो होता ही नहीं है। और कारण में क्या दिया गया है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ठीक है, कोई भी राज्यसभा का भी अगर MP होता है और लोकसभा का भी MP होता है तो कोई भी होता है वो मंत्री बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज पर गठन निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम व्यवस्था कीजिए कि और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से ये सारी समितियां दी गई हैं और कौन सी समिति पहले बनी कौन सी बाद में बनी, तो उसके आधार पर यहाँ पे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले जो देखा जाएगा जो क्रम इसका बनेगा तो वो बनेगा, पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 29वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा भाग वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 11। 31वें प्रश्न पे आते हैं। 31वां प्रश्न देखिए, एक सवाल है, इस सवाल को मैं यहाँ पे हल नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। आप इसको हल कर लीजिएगा और इसको मिला लीजिएगा। इसका उत्तर है 73, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आएगा। इसके बाद एक ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, एक आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये 32वां प्रश्न है। इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी सही होगा, जो ये सॉल्व किया गया है QRSQ, ये सही किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं 33। तो 33 का जो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप का है, तो इसमें भी क्या उत्तर सही आएगा इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर भी बृहस्पति आएगा निकल के। और फिर एक ही आपका क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर भी बी होगा, 27 निकल कर आएगा यहाँ पे। और इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं 35वें प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे कुछ रेशियो वगैरह दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि A की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो B की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। और आगे एक के समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 2 इसका उत्तर निकल कर आएगा। और इसके बाद 37वें प्रश्न में भी एक सवाल है, मैथ का मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को सॉल्व चाहिए तो बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दे दूँगा, अगले वीडियो में दूँगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ इसको। 38वें प्रश्न पे आते हैं। 38वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 84। 39वें प्रश्न पे आते हैं। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सुशासन सूचकांक में यानी कि गुड गवर्नेंस में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका उत्तर 39वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु रहा। और नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी,
ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। कोई भी इनकम ग्रुप हो उस पर सेम रेट पे लगता है, इसलिए इनको प्रतिगामी कर बोला जाता है। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? 41वां प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2024 तक। 42वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? 15वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो ये ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। 43वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल के दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसके हिसाब से करना है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए में महेंद्र देव वर्मन सबसे पहले आएंगे, फिर नरसिंह वर्मन आएंगे, उसके बाद परमेश्वर वर्मन, फिर नंदी वर्मन आएंगे। तो ये पल्लव वंश के इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। यहाँ पे शासक दिया गया है, उनकी रानियाँ दी गई हैं, तो रानियों के नाम बताया गया है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त का दिया गया है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम दिया गया है। तो इसमें जो है कुमारगुप्त प्रथम की जो रानी थी ये थी अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी कुबेर नागा, और इसी तरह से समुद्रगुप्त की जो रानी थी उनका दत्ता देवी नाम था, चंद्रगुप्त की रानी का नाम था कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त की रानी का सबके बारे में नाम मालूम है, तो उससे पकड़ के इस आंसर को सही कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। 44वें का ऑप्शन ए उत्तर सही है। 45वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 45वां प्रश्न कहता है सुमेलित करना है यहाँ पे। तो सुमेलित चेक करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब 3 सही है, 1 गलत है। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत है सी वाला, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत है। अल हिलाल तो मौलाना अबुल कलाम आज़म का सही है। न्यू इंडिया इन्वेस्टिगेशन का था। संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय का था। तो ये गलत है। तो इसका हमारा उत्तर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 46वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर भी सूची दी गई है, सूची के नीचे कूट दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर भी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे नीचे फिर एक सूची दी गई है और फिर वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। तो इसका सही उत्तर भी क्या होगा? इसका सही उत्तर भी ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए में जो दिया गया ना, यहाँ पे ए में दिया गया है कि एंड्रयू फ्रेजर की जो किस कमेटी के थे, आयोग के थे, तो ये थे पुलिस आयोग के। और एंटनी मैकडोनल्ड किसके बने थे? आकाल आयोग के बने थे। कोलिन स्कॉट मनक्रीफ किसके बने थे? चेयरमैन। तो ये बने थे सिंचाई आयोग के। और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग के बने थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 48 है। तो यहाँ पे भी कारण और आर यानी कि कथन और कारण दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें जो सही होगा वो हो जाएगा बी। ए और आर दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। सही तो है लेकिन व्याख्या इसकी नहीं करता है। इसमें क्या लिखा है? ए में लिखा है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। सही किया। लेकिन आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जातियों की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। ऐसा नहीं किया। तो श्वेत जात की श्रेष्ठता की में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। कमज़ोर करने मतलब यह है कि जब हिंदुओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा तो श्वेत जात की श्रेष्ठता कमज़ोर होगी। लेकिन क्या उसके लिए किया? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया ये चीज़? नहीं, ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नहीं किया, यह स्वतः हो गया। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 49, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु वे बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो प्रश्न नंबर 49 है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, क्योंकि ये दोनों सही हैं यहाँ पे। ठीक है। तो 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। विलय का सिद्धांत के तहत
निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेज़ों की राज्य हड़प नीति थी, तो किस राज्य को कब वो हड़पे थे उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो पहले जो आएगा वो पहले नंबर आएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने इस जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से बाघाट को किया था, फिर उन्होंने सतारा को किया था, फिर उन्होंने झांसी को किया था, फिर उन्होंने उदयपुर को किया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं, गन्ने के उचित और परिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? गन्ने का FRP जो अनुमोदित करता है वो है यहाँ पे आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ये करती है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। 52वें प्रश्न पे आते हैं, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है और इसका कारण क्या है? इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो एक कारण दिया गया है, एक कथन दिया गया है, कथन और कारण। तो इस हिसाब से जो इसका उत्तर होगा वो देखिए, सूरजमुखी का तेल सभी लोग को मालूम है कि एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, तो ए तो सही है ही इसका। अब क्या इसका आर भी सही है, यानी कि कारण भी इसका सही है क्या? कारण इसका सही नहीं है, ऑप्शन इसका सही होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर पे दर क्या थी 5 दिसंबर 2019 को? 53 प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सही आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5.15% एवं 4.9%। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, 54 प्रश्न है ये और यहाँ पे कूट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? तो जो दिया गया है उसके हिसाब से तो इसमें ऑप्शन सी सही है क्योंकि 1 और 3 यहाँ पे सही होगा। उत्तर आप मिला लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ का सही होगा। सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन शहरों में है? सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ पे हैं? सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो कोई भी इसको बता सकता है, ये नोएडा में है। और इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, 56वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें गन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो ये 56 जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। अगले प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे देखिए लोकप्रिय उत्पाद दिया गया है और जिला दिया गया है, इसको मैच कराना है। तो इसको मैच कराते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, कन्नौज में सुमेलित नहीं है, एक चीज़ मैच नहीं करेगा। कन्नौज में इत्र मैच करता है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी खिलौने, प्रतापगढ़ अमरूद जेली, प्रतापगढ़ अमरूद जेली मैच कर रहा है। ठीक है, अब आपका उत्तर या तो बी होगा या तो सी होगा। तो चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, ये बुलंदशहर जो है आपका उत्तर ये सही है, ये मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगरिया बैगन तथा भुइया अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती है? तो 58वें प्रश्न का उत्तर है सी सोनभद्र। 59वें प्रश्न पे आते हैं, 59वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए राइजोबियम, इसका सही उत्तर है। कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक? राइजोबियम इसका सही उत्तर है। 60वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये गायन शैली दी गई है और गायक दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है। राजन साजन मिश्र जो है ध्रुपद टप्पा शैली के नहीं है। तो देखिए दोस्तों 60वां प्रश्न हो गया और 60 प्रश्न हो गए। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, 24 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला पार्ट एक और लेके आएंगे जिसमें 61 नंबर्स लेके 120 तक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्नों के हल के साथ।